हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आर नॉवल बॉय। कहानियों का ये सफर यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें। और हाँ, कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अध्याय 301 जिन वेई की खबर। लिन म्यू ने निश्चित रूप से ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं की थी। वह न केवल प्रतियोगिता में भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बल्कि अब वह शादी में भी शामिल होंगे। वह कभी भी मेयर वू टेन के बेटे जैसे उच्च दर्जे वाले किसी व्यक्ति की शादी में नहीं गए थे। लिन म्यू जिन भी शादियों में गया था वे आम लोगों की थी और आमतौर पर बहुत कम खर्च में एक साधारण मामला होता था। वे त्वरित भी थे और एक दिन के भीतर पूरे हो जाते थे, जबकि अधिक अमीर लोगों की शादी की कार्यवाही लगभग एक सप्ताह तक चल सकती थी। लिन म्यू को जब पता चला कि यह पूरा मामला 10 दिनों तक चलने वाला है तो वह उत्साहित भी हुआ और थोड़ा दुखी भी। उत्साहित हूँ क्योंकि उन्हें शहर देखने और उच्च श्रेणी के कार्यक्रम का अनुभव करने का मौका मिलेगा। दुख की बात है क्योंकि संभवतः वह उन दिनों खेती पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। हे वेन ने कहा कि सभी खर्च मेयर और लॉर्ड द्वारा वहन किए जाएंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं जितना चाहूं उतना खा सकता हूं? लिन म्यू को आश्चर्य हुआ। लिन म्यू ने कहानियां सुनी थी कि कैसे अमीरों के भोजों में कीमती सामग्रियों का उपयोग किया जाता था, और यह कोई साधारण अमीर व्यक्ति नहीं था, बल्कि शहर के मेयर वू शुन का अपना भोज था। यह सुनने का तो जिक्र ही नहीं कि उनका बेटा वू टेंग एक साधना संप्रदाय के बुजुर्ग की बेटी से शादी करेगा। पूरे आयोजन में यदि वही नहीं तो और भी बेहतर चीजें होनी तय थीं। आपने कहा था कि सभी खर्च मेयर और लॉर्ड द्वारा वहन किए जाते हैं, है ना? लिन म्यू ने सवाल किया। जैसे ही लिन म्यू ने यह सवाल पूछा, हे वेन को पता नहीं क्यों, लेकिन उसके पेट के निचले हिस्से में बुरा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हिम्मत उसे बता रही थी कि दुर्भाग्य जल्द ही आने वाला है या कुछ और। हाँ, लेकिन ये खर्च के प्रकार पर भी निर्भर करता है। जब तक ये किसी व्यक्ति द्वारा संपत्ति को नष्ट करने या लोगों को चोट पहुंचाने जैसी अनुचित बात नहीं है, तब तक ये ठीक रहेगा। इसमें भी अपवाद हो सकते हैं, इसलिए अपने विवेक का प्रयोग करें और कुछ भी अनुचित न करें। हे वेन ने चेतावनी दी। खाना खाने के बारे में क्या ख्याल है? लिन म्यू ने आगे पूछा। उसे नकाबपोश दांत से कोई आपत्ति नहीं थी। खाना? बेशक, इसमें भोजन भी शामिल है। कोई भी आमंत्रित अतिथि जितना चाहे खा पी सकता है। अगर मेयर इतना भी नहीं कर सके तो यह उनका अपमान होगा। हे वेन ने उत्तर दिया। लिन म्यू के चेहरे पर मुस्कान खिल गई, जबकि हे वेन की हिम्मत में भावना खराब हो गई। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मैं तैयार रहूंगा। जब आप वहां जाने वाले हों तो बस मुझे फोन करें। लिन म्यू ने शहर के केंद्र से बाहर निकलने से पहले जवाब दिया। हे वेन ने अपना माथा रगड़ा, तभी अचानक सिरदर्द शुरू हो गया। क्या मैंने शायद दुर्भाग्य के देवता को ताना मारा या कुछ और? मुझे बुरा क्यों लग रहा है? हे वेन ने मन ही मन सोचा। इस बीच लिन म्यू अब शहर के प्रवेश द्वार की ओर जा रहा था। वह और अधिक जानवरों का शिकार करना चाहता था और एक ऐसे जानवर को खोजने की कोशिश करना चाहता था जिसने अपनी वंशावली को जागृत कर लिया हो। अब उसे पता था कि वहां जाने से पहले उसके पास कितना समय था। तो एक बार जब मैं उस शादी से वापस आ जाऊंगा तो मैं ग्रेट स्लम्बर भालू की वंशावली प्राप्त करने के लिए उत्तरी जंगल में जाऊंगा और फिर आत्मसात करने की तैयारी करूंगा। हालांकि मुझे छोटी झाड़ियों के साथ भी कुछ करना होगा, क्योंकि मैं इसे पूरे समय अकेला नहीं छोड़ सकता। घर भी, मैं इसे 1 साल तक ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। लोग ये देखने के लिए अवश्य आएंगे कि क्या यह 1 वर्ष तक खुला नहीं रहेगा। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? लिन म्यू ने भविष्य की योजना बनाने की कोशिश करते हुए खुद से कहा। सदन के लिए आप इस पर एक भ्रामक संरचना रखने का प्रयास कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप जिन वेई से इसके लिए पूछने का प्रयास कर सकते हैं। जुकोन ने सुझाव दिया। ओह हाँ, मैं ये कोशिश कर सकता हूँ। शायद उसके पास जागृत रक्तरेखा वाला एक जानवर कोर भी होगा। यदि वह ऐसा करता है तो मुझे विशेष रूप से उसकी तलाश नहीं करनी पड़ेगी। लिन म्यू ने उत्तर दिया। इसके बाद उन्होंने रिंग से संचार ज़ेड निकाला और उसे लेकर जिंगवेई से संपर्क किया। 1 मिनट तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन फिर उसे लगा कि जिंगवेई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वह जल्दी में लग रहा था और उसने लिन म्यू से पूछा कि उसने उससे किस लिए संपर्क किया था। लिन म्यू ने तुरंत उसे बताया कि उसे क्या चाहिए और उसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों उत्तर मिले।
भ्रामक संरचना के मामले में कोई खास समस्या नहीं थी और जिंगवेई उसे इसे स्थापित करने के लिए आवश्यक चीजें दे सकते थे। जहां तक जागृत रक्तरेखा वाले पशु कोर का सवाल है, जिंगवेई ने कहा कि उनके पास वे नहीं थे। उन्होंने लिन म्यू द्वारा जिंगवेई को दी गई स्थानिक ऋण को ठीक करने के लिए आवश्यक संसाधनों के लिए एकत्रित किए गए अधिकांश कच्चे पशु सामग्रियों को जिंगमिंग शान को बेच दिया था और इस प्रकार वे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सके। लिन म्यू ने इसे समझा और कहा कि वह केवल भ्रामक गठन से ही ठीक हो जाएगा। जिंगवेई ने उसे तुरंत दुकान पर आने को कहा और यह भी कहा कि उसके पास उनके बारे में थोड़ी और खबर है। खबर क्या हो सकती है? लिन म्यू को आश्चर्य हुआ जब उसने जिंगवेई के एम्पोरियम की ओर जाने के लिए अपनी दिशा बदल ली। उसने जोर से चरमराहट के साथ दुकान का दरवाजा खोला और पीछे के कमरे में चला गया। दुकान में कोई नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे धूल फिर से जमने लगी हो। लिन म्यू ने पीछे के कमरे में लैंप बुझा दिया और दूसरे सिर पर हवेली की ओर जाने से पहले आंगन में दिखाई दिया। वहां चलते हुए उसने आसमान की ओर देखा और पाया कि वह पहले जैसा ही था। प्रांगण का वातावरण भी सामान्य हो गया तथा स्थानिक वलय की मरम्मत से हुई क्षति भी दूर हो गई। लिन म्यू ने तब डुआनके को दरवाजे पर खड़ा देखा, जो उसका इंतजार कर रहा था। करीब आने पर लिन म्यू देख सकती थी कि उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी थी। अध्याय 302 एक पितृसत्तात्मक अध्याय और एक राजकुमारी। लिन म्यू डुआनके से पूछने ही वाली थी कि क्या हुआ, तभी वह अचानक बोल पड़ी। चलो दादाजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अंदर जाने से पहले उसने कहा। लिन म्यू को उसे जवाब देने का मौका भी नहीं मिला और उसने बस कुछ समय के लिए उसका अनुसरण करने का फैसला किया। हालांकि अब उसके पेट में भी एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। वे हॉल में पहुंचे और लिन म्यू ने जिंगवेई को आंखें बंद करके वहां बैठे देखा। वह विचारों में डूबा हुआ लग रहा था और उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था मानो उसने स्वयं को इस संसार से अलग कर लिया हो और अब उसके लिए केवल वही चीजें मौजूद थीं जो उसके मन में थीं। जब लिन म्यू उसके सामने रुका तो जिंगवेई ने अपनी आंखें खोली। दादाजी, जैसा आपने कहा था, मैंने भ्रामक गठन घटक तैयार कर लिए हैं। डुआनके ने कहा, यह अच्छी बात है। अब उन्हें उसे दे दो और उसे बताओ कि उसके बाद उनका उपयोग कैसे करना है। जिंगवेई ने शांत स्वर में कहा। डुआनके ने अपने स्थानिक खजाने से एक बक्सा निकाला और लिन म्यू को सौंप दिया। उसने एक छोटी सी जेड स्लिप भी निकाली और उसे भी देने से पहले 1 मिनट तक अपने माथे पर रखा। बॉक्स में वे घटक हैं जिनकी आपको संरचना निर्धारित करने के लिए आवश्यकता होगी, जबकि जेड स्लिप में इसके निर्माण के बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। ये कठिन नहीं होना चाहिए क्योंकि घटक पहले से ही परिष्कृत हैं। डुआनके ने कहा। लिन म्यू ने घटकों का बक्सा अपनी अंगूठी में रखा और छोटी जेड स्लिप की सामग्री को देखा। ये जानकारी उसके दिमाग में आए और उसे यह अपेक्षाकृत सरल लगी। ज़ुकोंग ने लिन म्यू के मन में कहा, मैं आपको प्रशिक्षण के बारे में मार्गदर्शन दे सकता हूं, इसलिए ये निर्देश वास्तव में मायने नहीं रखते। लिन म्यू ने डुआनके और ज़ुकोंग दोनों के जवाब में गुनगुनाया। फिर उसने जिंगवेई की ओर देखा, जो अभी भी कुर्सी की तरह सिंहासन पर बैठा था। तो आपके पास मेरे लिए क्या खबर है? लिन म्यू ने सवाल किया। खैर, सबसे पहले मैं आपको और आपके गुरु को हमें ज्ञान देने के लिए एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं। हम इसके लिए सदैव आभारी रहेंगे, जिंगवेई ने कहा और फिर खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि डुआनके भी तनावग्रस्त हो गए हैं और अब एक अलग मुद्रा में खड़े हैं। इसके बाद जिंगवेई ने अपने हाथ सामने लाए और सलामी देते हुए उन्हें ऊपर उठाया और डुआनके ने भी ऐसा ही किया। क्या? लिन म्यू बात करने ही वाला था कि उसे रोक दिया गया। मैं जिंगवेई, जिंग कबीले का छठा कुलपति, ईद द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं और मेरा कबीला, जब तक वे अस्तित्व में हैं, आपके ऋणी रहेंगे और यदि आप चाहें तो अपनी संतानों की 5 पीढ़ियों की सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। जिंगवेई ने झुकने से पहले शक्तिशाली स्वर में घोषणा की। लिन म्यू सदमे के चेहरे के साथ सुनता रहा और कुछ भी नहीं कह सका। मैं डुआनके, पूर्व डुआन साम्राज्य की एकमात्र राजकुमारी, ईद द्वारा घोषणा करती हूं कि मैं और मेरा परिवार, जब तक वे अस्तित्व में हैं, आपके ऋणी रहेंगे और यदि आप चाहें तो अपनी संतानों की 5 पीढ़ियों के लिए सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। डुआनके ने भी झुकने से पहले दृढ़ स्वर में घोषणा की। लिन म्यू उनके शब्दों से अभिभूत हो गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग खाली हो रहा है। ज़ुकोंग ने टिप्पणी की, ये निश्चित रूप से अप्रत्याशित था। हालांकि लिन म्यू अभी भी जिंगवेई के शब्दों को समझ सकता था, लेकिन वह डुआनके के शब्दों को लेकर भ्रमित था। राजकुमारी, डुआन साम्राज्य। लिन म्यू ने मन ही मन प्रश्न किया। उन्होंने याद करने की कोशिश की कि क्या उन्होंने डुआन साम्राज्य के बारे में कुछ पढ़ा था और उन्हें याद आया कि वास्तव में बहुत समय पहले एक डुआन साम्राज्य था।
डुआन साम्राज्य पूर्ववर्ती मध्य महाद्वीप के राज्यों में से एक था और एक समय में एक महान शक्ति भी था। अंततः बाकी राज्यों की तरह इसे भी झोउ राज्य ने अपने अधीन कर लिया और यह एक जागीरदार बन गया। डुआन साम्राज्य का शाही कबीला उस समय भी अस्तित्व में था, लेकिन लगभग 50 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जब गृह युद्ध छिड़ गया। शाही परिवार में किसी प्रकार का संघर्ष हुआ और उसके सभी सदस्य या तो नष्ट हो गए या गायब हो गए। उसके बाद राज्य को पड़ोसी राज्यों द्वारा विभाजित कर दिया गया और समय के इतिहास में हमेशा के लिए गायब हो गया। लिन म्यू को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि डुआन के उस राज्य की राजकुमारी थी। जिंग वेई और डुआन के अपने धनुष से वापस खड़े हो गए और हैरान लिन म्यू को देखा। मैं जानता हूं कि यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसे अपने दिल पर मत लीजिए। हम अब पहले जैसे नहीं रहे। मैं एक ऐसे कबीले का कुलपति हूं जिसका कोई सदस्य नहीं है, और डुआन के एक ऐसे राज्य की राजकुमारी है जिसकी कोई प्रजा नहीं है। हमारी उपाधियां अतीत के निशान मात्र हैं और उनका कोई अर्थ नहीं है। जिंग वेई ने शांत स्वर में कहा। लिन म्यू को समझ में नहीं आया कि क्या कहे और उसने बस अपना सिर हिला दिया। वह जानता था कि उन्होंने जो शब्द कहे थे वे भारी थे और अपना आभार व्यक्त करने का उनका तरीका थे। वह उन्हें इस बात से वंचित करके उनका अनादर नहीं कर सकता था। दादाजी, आपको अभी भी उसे यह बताना होगा, डुआन के ने संकेत दिया। मुझे क्या बताओ? लिन म्यू ने पूछा। हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उससे हमें बहुत मदद मिली है और लंबे समय के बाद मुझे अंततः ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे आशा है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने कबीले का बदला ले सकूंगा। जिंग वेई ने अपनी आंखों में आग की लपटें लेकर उत्तर दिया। जिंग वेई ने सांस छोड़ी और आगे बढ़ने से पहले खुद को शांत किया। और इसी कारण से हमें तैयारी करने की जरूरत है। हम सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब वह आ गया है। हम कुछ समय के लिए चले जाएंगे, उन्होंने कहा। चले गए? तुम कहाँ जा रहे हो और कितने समय के लिए? लिन म्यू ने आशंकित महसूस करते हुए सवाल किया। हम अपनी पैतृक भूमि की ओर जाएंगे, वहां हमारे पास तैयारी के लिए सही चीजें होंगी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जब हम वापस आएंगे तो साम्राज्य पहले जैसा नहीं रहेगा। संभावना है कि हमारी वापसी की खबर से एक नया संघर्ष शुरू हो जाएगा, इसलिए आपको इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। जहां तक समय की बात है, ये कुछ महीने या एक वर्ष से अधिक भी हो सकता है, जिंग वेई ने उत्तर दिया। अध्याय 303 जिन कबीले का पतन। लिन म्यू को नहीं पता था कि क्या सोचना है। हालांकि वह उनकी पहचान, विशेषकर डुआन के की पहचान से आश्चर्यचकित थे, फिर भी उनके मन में कुछ प्रश्न थे। आगे बढ़ो, तुम हमसे पूछ सकते हो कि तुम क्या चाहते हो। आप इसके लायक हैं, जिंग वेई ने लिन म्यू के चेहरे पर भाव पढ़ते हुए कहा। लिन म्यू को अपने सभी विचारों को व्यवस्थित करने में कुछ सेकंड लगे। वे कौन लोग हैं जिनसे आप बदला लेना चाहते हैं और वास्तव में क्यों? लिन म्यू ने सवाल किया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमें धोखा दिया है। कुछ लोगों ने ऐसा जानबूझकर किया, जबकि कुछ लोग तो बस मूकदर्शक बने रहे, जिन्होंने जब भी संभव हुआ हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। हालांकि जो सबसे अधिक दोषी हैं वे कोई और नहीं बल्कि खेती संप्रदाय हैं। अतीत में मेरा कबीला बहुत प्रभावशाली था और हम कुछ छद्म अमर औजारों के साथ साथ उच्च श्रेणी के आत्मिक हथियारों और औजारों के एकमात्र आपूर्तिकर्ता थे। हमने अनगिनत वर्षों तक आक्रमणकारियों और उत्तरी जनजातियों से बचाव में योगदान दिया था। समय के साथ अनेक शक्तियां बढ़ी और गिरीं, लेकिन हम वही रहे और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। हमारे प्रभाव और आत्मिक औजारों के शोधन में हमारे कौशल के कारण साधना संप्रदायों को खतरा था। हमारे आत्मिक हथियारों और औजारों की उपस्थिति आसानी से युद्ध के विजेता का फैसला कर सकती है। जिसके पास हमारे हथियार थे उसके जीतने की संभावना सबसे अधिक थी। लेकिन हमारे कबीले के नियम थे। यद्यपि हम आक्रमणकारियों और उत्तरी जनजातियों के विरुद्ध लड़ाई में पूर्ण योगदान देंगे, फिर भी हम राज्यों या संप्रदायों को कभी भी ऐसे हथियार उपलब्ध नहीं कराएंगे जो युद्ध के भाग्य का फैसला कर सकें। यदि वे उन्हें चाहते थे तो उनके पास बड़ी कीमत चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लगभग 1500 साल पहले जब मैं अपने कबीले का छठा कुलपति बना तो सब कुछ ठीक था। राज्यों और संप्रदायों ने हमारे नियमों का सम्मान किया। लेकिन फिर शांति का समय आया। उत्तरी जनजातियां चुप हो गईं और अब कोई हमला नहीं हुआ। इसी समय के दौरान महान झोउ साम्राज्य पूरी तरह से स्थिर हो गया था। तत्कालीन सम्राट सभी असहमति को दूर करने में सक्षम हो गया था और उसने सभी राज्यों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था तथा उन्हें अपना जागीरदार बना लिया था। फिर भी सम्राट के रास्ते में कुछ कांटे बचे थे। ये कोई और नहीं बल्कि पूर्वी मिंग राजवंश, डुआन साम्राज्य और मेरा जिन कबीला थे।
पूर्वी मिंग राजवंश को पहले ही बहुत कष्ट सहना पड़ा था और अंततः लंबे समय तक चले उत्पीड़न के कारण उसे सम्राट के अधीन होना पड़ा। इससे डुआन साम्राज्य और मेरा जिन कबीला बच गया, जो शांतिपूर्वक रह रहे थे। यद्यपि डुआन साम्राज्य भी काफी मजबूत था, फिर भी वे बहुत पहले ही सम्राट के अधीन हो चुके थे। सम्राटों द्वारा उन्हें काटा समझने के पीछे वास्तविक कारण उनका व्यामोह था। डुआन साम्राज्य के शाही परिवार को जांच और मूल्यांकन कला में आशीर्वाद प्राप्त था। महान युद्ध के समय में वे केवल उत्कृष्ट खुफिया जानकारी के बल पर युद्ध जीतने में सक्षम थे, जो उनके निष्पादन संबंधी जांच कौशल के कारण प्राप्त हुई थी। फिर भी, क्योंकि डुआन साम्राज्य ने सीधे तौर पर सम्राट का विरोध नहीं किया था और न ही उसके साथ कोई संघर्ष किया था, इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं कर सका और इसलिए उसे इसे सहन करना पड़ा। लेकिन मेरा जिन कबीला अभी भी कुछ ऐसा था जिससे वह डरता था। हमारे पास इतनी शक्ति थी कि यदि हम अन्य पूर्व शक्तियों और संप्रदायों के साथ गठबंधन कर ले तो हम संभवतः उनके शासन को उखाड़ फेंक सकते थे। सम्राट हमें नुकसान पहुंचाने के रास्ते खोजता रहा, लेकिन अधिकांश प्रयासों में विफल रहा। अंततः एक नए सम्राट ने उसकी जगह ले ली, लेकिन उसे अपने पिता जैसा ही व्यामोह था। लगभग 100 साल पहले तक ऐसा नहीं हुआ था। मेरी बेटी, मेरे प्यारे प्यारे मियाओं को डुआन साम्राज्य के राजकुमार से प्यार हो गया। मैं जानता था कि सम्राट इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा और इसलिए मैंने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह भाग गई और राजकुमार के साथ भाग गई। ये जानते हुए कि मैं इस खबर को दबाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, मैंने अपने कुछ दोस्तों से संपर्क किया। उनकी मदद से मैं एक कहानी गढ़ने में सक्षम हुआ कि मेरी बेटी स्वर्गीय क्लेश के कारण खेती करते समय मर गई। डुआन साम्राज्य के शाही परिवार ने मौन रूप से इसे मंजूरी दे दी और मियाओ और अपनी पहचान बदलकर राजकुमार के साथ वहां रहने लगी। आखिरकार समय आया और राजकुमार सिंहासन पर बैठा और राजा डुआन चेन बन गया। तभी उत्तरी भूमि में एक कबीला उभरा। इस कबीले को भू कबीला कहा जाता था और यह एक छोटा कबीला था। एक गिरे हुए विशेषज्ञ की विरासत मिलने के कारण वे कुछ वर्षों के अंतराल में बड़े होने में सक्षम हुए। उसकी मदद से उनके लोगों की ताकत बढ़ी, लेकिन वे लालची थे और अधिक शक्ति चाहते थे। वे इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और उन्होंने एक संदिग्ध संगठन बनाया जिसने वे सभी काले काम किए जो अन्य संगठनों और संप्रदायों को करने की आवश्यकता थी। उन्होंने सूचना और खुफिया जानकारी भी बेची और महाद्वीप पर सबसे बड़े सूचना दलाल बन गए। ये भू कबीला ही था जिसने मेरे कबीले के पतन को जन्म दिया। उन्हें किसी तरह ये तथ्य पता चल गया कि मियाओ अभी भी जीवित था और वास्तव में वह डुआन साम्राज्य की रानी थी। सम्राट ये समाचार सहन नहीं कर सका और क्रोधित अवस्था में चला गया। उसने उन संप्रदायों और शक्तियों को उकसाया जो उसके नियंत्रण में थीं। हालांकि वह उन सभी को हम पर हमला करने के लिए मनाने में सक्षम नहीं था, फिर भी वह उनसे कोई कार्रवाई नहीं करवाने में सक्षम था। साधना संप्रदाय भी हमारे रहस्यों और परिष्कार कौशलों को चाहते थे जिन्हें हमने छिपा रखा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ, सम्राट के आदमियों और कृषकों ने मेरे कबीले की जमीनों पर कब्जा कर लिया और हर सदस्य को मार डाला। यही नरसंहार डुआन साम्राज्य में भी हुआ, सिवाय इसके कि वहां केवल शाही परिवार का सफाया हुआ। एक ही रात में मेरे जिन कबीले और डुआन साम्राज्य के शाही परिवार का लगभग पूरा हिस्सा नष्ट हो गया। ये सब 50 साल पहले हुआ था। सम्राट ने नरसंहार के सभी निशान मिटा दिए और ऐसा दिखाया जैसे जिन कबीला कभी अस्तित्व में ही नहीं था। वैसे भी आम लोग कभी भी किसानों के मामलों में शामिल नहीं होते थे, इसलिए उन्हें इससे कोई समस्या नहीं थी, जबकि किसान स्वयं वध में शामिल थे, इसलिए इसमें भी कोई सवाल ही नहीं था। जिन वे रुका और अपनी भौहें रगड़ते हुए एक और आह भरी। अध्याय 304 जिन कबीले 2 का पतन। जिन वेई ने चाय का प्याला लिया जो इस पूरे समय उसके सामने मेज पर पड़ा था और उसमें थोड़ा सा सादा पानी डाला और फिर एक घूंट पीकर अपने सूखे गले को गीला कर लिया। फिर उसने गहरी सांस ली और अपनी कहानी जारी रखी, जबकि लिन म्यू चुपचाप सुनता रहा। लिन म्यू को आज ऐसा कुछ सुनने की उम्मीद नहीं थी। ये साम्राज्य का काला इतिहास था जो दशकों से जनता की आंखों से छिपा हुआ था। वह तथाकथित धर्मी संप्रदायों के पाखंड को भी देख सकता था और यह भी कि कैसे वे जिन कबीले के सदस्यों की गुप्त रूप से हत्या करते हुए भी मूकदर्शक बने रहे। वध के बाद केवल कुछ ही लोग जीवित बच पाए। मुझे चोटें आईं और मैं बच निकला, लेकिन इससे पहले मेरे शरीर पर एक ट्रैकिंग संरचना लगाई गई थी। मैं जहां भी गया मुझे ढूंढ लिया गया और चाहे मैंने कुछ भी किया हो, मैं ट्रैकिंग फॉर्मेशन को दबा नहीं सका। संरचना की जटिलता मेरे द्वारा अब तक देखी गई किसी भी चीज से परे थी और मैं इसकी उत्पत्ति का पता नहीं लगा सका। लेकिन मैं जानता था कि ऐसा करने का आदेश किसी और ने नहीं बल्कि सम्राट ने दिया था।
अन्य लोग जो जीवित रहने में सक्षम थे वे मेरे सबसे बड़े पोते जिंग लुओ, मेरी बेटी मियाओ एर और डुआन साम्राज्य के शाही परिवार के कुछ नौकर थे। नौकर ही मियाओ को बचाने में सफल रहे और उसे तस्करी कर बाहर ले जाने में सफल रहे। लेकिन हमारी समस्याएं यहीं खत्म नहीं हुई थीं, हम सभी अलग हो गए थे और एक दूसरे से दूर हो गए थे। मैं अपने कबीले के क्षेत्र में था, मियाओ और डुआन साम्राज्य की भूमि में था, जबकि जिंग लुओ पूर्वी मिंग राजवंश में कहीं एकांत में खेती कर रहा था। मैं उनसे संपर्क करने में सफल रहा और हम एक सुरक्षित स्थान पर निर्णय लेने में सफल रहे जो कोई और नहीं बल्कि इसी प्रांगण में था। असंख्य आयुध छत्र निवास मेरे कबीले की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और सबसे बड़ा रहस्य भी था। इसकी पूरी क्षमता का कभी परीक्षण नहीं किया गया और अब भी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। असंख्य शस्त्रों से सुसज्जित यह निवास किसी आपदा की स्थिति में कबीले के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल था, और उस समय हम बिल्कुल यही स्थिति में थे। लेकिन मैं दुनिया को असंख्य आयुध छत्र निवास के बारे में तब तक नहीं बता सका जब तक कि मुझे ट्रैकिंग संरचना को दबाने का कोई तरीका नहीं मिल गया। आखिरकार मुझे एक ऐसा तरीका पता चला जिसके लिए एक महान बलिदान की आवश्यकता थी। मैंने अपनी साधना पर मुहर लगा दी और अपने जीवन रक्त को दबा दिया, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जो इसे बलपूर्वक दबा सकता था। मेरी बेटी मियाओ और अंततः मेरे पास आने में सफल रही और अब केवल मेरा सबसे बड़ा पोता जिंग लुओ ही बचा था। वह बहुत दूर था और उसके लिए हमारे पास आना कठिन था क्योंकि अब बीच में खेती करने वाले संप्रदायों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। हजारों खोजी दल हमारी तलाश में थे और हर राज्य में फैले हुए थे। इसी दौरान मुझे पता चला कि मियाओ और बच्चे के साथ है। इस वजह से मेरे पास एक छोटे से गांव में शरण लेने और अपने पोते के जन्म का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस दौरान जिंग लुओ छिप गया, फिर भी कुछ कृषकों के साथ उसका संघर्ष जारी रहा। वह उस समय नवजात आत्मा क्षेत्र की कगार पर था और सफलता पाने के अवसर की तलाश में था। यही कारण था कि वह हमसे इतनी दूर था और पूर्वी मिंग राजवंश में था। उन्होंने सफलता हासिल की, लेकिन ये बुरे समय में आए। वह स्वर्गीय क्लेश जिसे वह इतने समय से प्रकट होने से रोकने की कोशिश कर रहा था, आया और उसकी लड़ाई में बाधा उत्पन्न हुई। वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया, लेकिन स्वर्गीय क्लेश के कारण उसे चोटें आईं। इससे सभी संप्रदायों को उसका स्थान भी पता चल गया, क्योंकि स्वर्गीय क्लेश ऐसी चीज नहीं थी जिसे संप्रदायों के बुजुर्गों की भावना से आसानी से छिपाया जा सके। कोई विकल्प न होने पर मैंने अपनी खेती का आधार खोल दिया और उसे बचाने चला गया। जब मैं उसे बचाने में सफल रहा तो मेरी अनुपस्थिति में मियाओ पर हमला हुआ। उसके नौकरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि वह बच सके, लेकिन गर्भावस्था के कारण वह बहुत अधिक जाग गई थी। मैंने अपने खेती के अड्डे को सील कर दिया और जिंग लुओ के साथ उसके स्थान पर पहुंचा, लेकिन पता चला कि वह अपनी मृत्युशैया पर थी। जब मेरी नई पोती कीर का खून बह रहा था तो वह उसके हाथों में थी। वह तब तक डटी रही जब तक कि वह परलोक में जाने से पहले कीर को हमें नहीं सौंप सकी। ये वह दिन था जब हमने स्वर्ग से शपथ ली थी कि यदि सहस्राब्दी बीत भी गई तो हम अपना बदला लेंगे। अब अंततः एक साथ मैंने असंख्य आयुध छत्र निवास को सक्रिय कर दिया और अपना समय बिताने के लिए छिप गया। हालांकि सम्राट ने अभी भी हम पर भरोसा नहीं छोड़ा था और तलाश जारी रखी। एक दशक ऐसे ही बीत गया और वे अभी भी हमें ढूंढने में असमर्थ थे। सम्राट अधीर हो गया और उसने अपना ध्यान एक नए लक्ष्य पर केंद्रित कर दिया, जो कोई और नहीं बल्कि गु कबीला था, जो हर चीज के पीछे अपराधी था। भले ही सम्राट पागल था, वह मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि गु कबीले ने क्या किया है और वे क्या करने में सक्षम हैं। यदि वे जिन कबीले जैसे मजबूत कबीले का पतन कर सकते थे तो क्या वे पर्याप्त समय दिए जाने पर साम्राज्य के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते थे। इस प्रकार सम्राट ने गु कबीले को भी साम्राज्य से मिटा दिया। वह हमारे लिए एक महान दिन था, साथ ही इसका मतलब था कि हमारे सबसे बड़े दुश्मनों में से एक का सफाया हो गया था। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि हमारा दूसरा दुश्मन सम्राट और भी मजबूत हो गया था। 30 साल पहले हमें बदला लेने का मौका मिला और हम सम्राट को मारने के मिशन पर निकल पड़े। यही वह समय था जब साम्राज्य के प्रथम राजकुमार सम्राट के पुत्र को युवराज नियुक्त किया जाने वाला था। लेकिन हमारा मिशन विफल हो गया क्योंकि संप्रदाय हमें बाधित करने में सक्षम थे और मैं जिंग लुओ से अलग हो गया। उसने अपना बलिदान दे दिया ताकि मैं बच सकूं। कीर अभी छोटी थी और उसे पालने के लिए किसी की जरूरत थी, इसलिए मैं फिर से छिप गई। हम साम्राज्य भर में घूमते रहे, अवसर और सहयोगी ढूंढते रहे, अंततः यहाँ बस गए। जिंग वेई ने लाल आंखों के साथ अपनी बात समाप्त की। अध्याय 305 दया और घृणा। कृपया अंत में लेखक का नोट पढ़ें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस समय लिन म्यू में असंख्य भावनाएं बह रही थीं।
दुख, क्रोध, दया, असुविधा और घृणा सभी ने मिलकर एक अजीब मिश्रण बनाया जिसे लिन म्यू समझा नहीं सका। उन्हें जिन वेई और डुआन के परिवारों और कुलों के साथ हुई सभी बुराइयों के लिए दुख हुआ। उसे उन लोगों के प्रति क्रोध महसूस हुआ जिन्होंने उन्हें इस स्थिति में डाला था और उनके कबीले और राज्य के पतन का कारण बने थे। उसे डुआन के पर दया आ गई क्योंकि वह अपनी माँ और जिनवेई से कभी नहीं मिल सकी क्योंकि उसने अपने पोते को भी खो दिया था। उन्हें इस विचार से असहजता महसूस हुई कि भले ही दुनिया में सब कुछ किसी के पास हो, लेकिन पलक झपकते ही सब कुछ छीन लिया जा सकता है। लिन म्यू स्वयं पहले भी इस स्थिति से गुजर चुके थे, जब उनकी संपत्ति उनसे छीन ली गई थी और उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन जिंगवेई के मामले में स्थिति अलग थी। वह और उसका कबीला इतना शक्तिशाली था, फिर भी कई लोगों की साजिशों के सामने वह टिक नहीं सका। फिर अंततः उसे साधना संप्रदायों की गतिविधियों के कारण घृणा महसूस हुई। उनकी तथाकथित धार्मिकता केवल एक दिखावा थी जिसे वे एक क्षण में ही त्याग देते यदि उन्हें इससे लाभ होता। जिंग वेई और उनका कबीला उनके साथ खड़ा था और आक्रमणकारियों और उत्तरी जनजातियों का विरोध करने में उनकी मदद की थी। उनके बिना शायद अनगिनत और जानें चली जाती और वे युद्ध भी नहीं जीत पाते। लिन म्यू को लगा कि ये जानवर इन कृषकों से बेहतर हैं, कम से कम वे अपने स्वभाव के प्रति सच्चे रहे और उसके अनुसार कार्य किया। ज़ुकोंग लिन म्यू के हर विचार को देखने में सक्षम था। उसे जानबूझकर उन्हें सुनने की भी जरूरत नहीं थी, बल्कि वे इतने शक्तिशाली और जोरदार थे कि वह उन्हें उनके लिंक के माध्यम से सुन सकता था, भले ही वह नहीं चाहता था। लेकिन ज़ुकोंग को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वह खुश था। वह लंबे समय से चाहते थे कि लिन म्यू इस ब्रह्मांड की सच्ची वास्तविकताओं का अनुभव करें, उन कड़वी निरपेक्षताओं का जो नश्वर और अमर दोनों पर शासन करती थी और उन तक पहुंचती थी। हालांकि लिन म्यू ने पहले ही कुछ अनुभव कर लिए थे, लेकिन वे पर्याप्त नहीं थे। खेती की दुनिया कठोर थी, आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक कठोर। आम लोग आसानी से अपना जीवन अज्ञानता में बिता सकते हैं और उन्हें कम से कम आमतौर पर ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ता। लेकिन कृषक, वे अमरता का पीछा करते थे, वे शाश्वत अस्तित्व का पीछा करते थे। उनके लिए मनुष्यों के साथ जो हुआ वह उनके जीवन का एक छोटा सा अंश मात्र था। वे संभावित रूप से उनसे अनगिनत गुना अधिक जी सकते हैं। जो लोग नश्वर लोगों के कष्टों से ऊपर नहीं जा सके, वे सदैव नश्वर ही बने रहेंगे। उन्हें सत्य को स्वीकार करना था या उसे तोड़ना था। इससे परे जाकर, नश्वरता की बेड़ियों से परे जाकर अमर का जन्म होता है। इसके लिए न केवल क्यूई की आवश्यकता है, बल्कि इसके लिए दाव की भी आवश्यकता है। क्यूई को निर्जीव वस्तु द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन दाव को आत्मा की आवश्यकता होती है। उसे मन की आवश्यकता होती है। उसे इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। कमजोर इच्छाशक्ति मन को बढ़ने नहीं देगी, कमजोर मन आत्मा को अपंग बना देगा, और ऐसी आत्मा कभी भी दाव को समझ नहीं पाएगी जिसके बिना कोई अमरता की खाई को कभी नहीं छू पाएगा। साधकों को ये सीखने में अनगिनत वर्ष लग जाते हैं और इस सत्य को जानने से पहले वे गलतियों के सागर से गुजरते हैं। लेकिन ज़ुकोंग, वह नहीं चाहता था कि लिन म्यू ऐसा करे। नहीं, उसकी योजनाएं बहुत बड़ी थीं। उसने अपनी क्षमताएं, अपनी प्रतिभा देखी थी। वह जानता था कि इसमें उससे कहीं अधिक है जितना वह अब देख भी नहीं सकता, और इसी कारण से वह चाहता था कि वह तेजी से बेहतर और मजबूत हो। लिन म्यू को जिन वेई और डुआन के अतीत के बारे में जानने से उसे इस सत्य का एक छोटा सा पहलू पता चल रहा था और यह उसके लिए पर्याप्त था, कम से कम अभी के लिए। अचानक ज़ुकोंग को यह महसूस हुआ, रिंग में बदलाव हुआ। ज़ुकोंग को अब इस बारे में थोड़ा बहुत पता था कि अनुभूति कैसे काम कर रही है और ये लिन म्यू को वह कौशल और क्षमताएं कैसे देगी जो वह दे रही थी। अब उसे पता चल गया था कि उन दोनों के मन में एक ही बात थी। ज़ुकोंग और रहस्यमय अनुभूति दोनों चाहते थे कि लिन म्यू बढ़े। तो आप उसे ये सब देखने देंगे, उसे इसका अनुभव करने देंगे और उसके बाद ही आप उसे पुरस्कृत करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे ये पसंद है। ज़ुकोंग ने अलौकिक वेदी की ओर देखते हुए कहा जो गहरे बैंगनी प्रकाश में चमकने लगी थी। आप उसे क्या देना चाहते हैं? क्या आप अभी भी इसका आकलन कर रहे हैं या आपने पहले ही कोई निर्णय ले लिया है? ज़ुकोंग ने उत्तर की अपेक्षा किए बिना वेदी से पूछा। ज़ुकोंग ने चमकती हुई वेदी को अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ देखा। यद्यपि वह चमकती हुई वेदी को देख सकता था, परंतु उसमें से कोई विशेष आभा महसूस नहीं की जा सकती थी। ज़ुकोंग ने बौद्ध पथ की आभा, तलवार पथ की आभा और यहाँ तक कि राक्षसी पथ की आभा का भी अनुभव किया था, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनके जैसा हो। यह क्या है? उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन जल्द ही उसे बाहर की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
लिन म्यू ने शांत भाव से जिंग वेई और डुआनके की ओर देखा। उसे लगा कि अगर उसने उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की तो ये बस उनका अपमान होगा। उन्होंने जो कुछ भी सहा है उसे देखते हुए यह उनके लिए अपमानजनक होगा। वे इससे कहीं अधिक मजबूत थे और बेहतर प्रतिक्रिया के हकदार थे। जिंग वेई और डुआनके ने देखा कि लिन म्यू उन्हें सम्मानजनक और शांत दृष्टि से देख रहा था। इससे उन्हें राहत की सांस मिली क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उन पर दया की जाए। वे अपना बदला लेने जा रहे थे और यह पूर्ण था। यदि किसी पर दया की जानी थी तो वह उनके शत्रु थे क्योंकि उनका भाग्य पलट चुका था। लिन म्यू को अंदर से उनकी मदद करने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने उसकी मदद की थी, बल्कि इसलिए कि वह नहीं चाहता था कि जो लोग धर्मी होने का दिखावा करते थे लेकिन अलग तरह से काम करते थे, वे इस दुनिया में मौजूद रहें। आज लिन म्यू के हृदय में साधना संप्रदायों के प्रति तीव्र नापसंदगी पैदा हो गई थी। अध्याय 306 विदाई और विदाई उपहार। लिन म्यू ने उन दोनों की ओर देखा और सोचा कि क्या कहना है, जब तक कि अंततः उसने कुछ निर्णय नहीं ले लिया। लगता है हम दोनों जल्द ही चले जाएंगे। हाँ, लिन म्यू ने कहा। जिंग वेई ने अपनी भौहें उठाई लेकिन समझ गए कि यह अच्छी स्थिति को बदलने का एक अच्छा तरीका था और इसलिए उन्होंने इसके साथ जाने का फैसला किया। ओह, सचमुच? तुम कहाँ जा रहे हो? जिंग वेई ने पूछा। मैं जल्द ही लगभग 1 साल के लिए एकांतवास में जाऊंगी। शादी के बाद, लिन म्यू ने उत्तर दिया। शादी? किसकी शादी? डुआनके ने जिज्ञासावश प्रश्न किया। मेयर के बेटे लेफ्टिनेंट वू टेन की शादी ट्राइकॉल्ड्रॉन पेओनी संप्रदाय के एक बुजुर्ग की बेटी से हो रही है। लिन म्यू ने उत्तर दिया। क्या? ऐसा कब हुआ? जिंग वेई ने पूछा। अब वह उलझन में है। वे दोनों कुछ समय से आंगन के अंदर थे और पिछले 2 सप्ताह से उनका बाहरी दुनिया से ज्यादा संपर्क नहीं था। उनका एकमात्र संपर्क जिंगमिंग शांत के नौकरों से था जिन्होंने उन्हें आवश्यक सामग्री भेजी थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने शहर से कोई खबर नहीं सुनी और इस तरह हर चीज के बारे में अंधे हो गए। इसे समझते हुए लिन म्यू ने उन्हें पिछले कुछ दिनों में हुई सभी घटनाओं के बारे में बताना शुरू किया और बताया कि कैसे अब वह किसी प्रकार की प्रतियोगिता में हेई कोर के लॉट का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। जिंग वेई ने चिंतित स्वर में कहा, सावधान रहो लिन म्यू, वे लोग तुम्हारा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। मैंने ये प्रतियोगिताएं देखी हैं और हालांकि ये आम है और अपनी ताकत दिखाने का एक साधन है, लेकिन आप अपनी ओर भी खूब ध्यान आकर्षित करेंगे। लिन म्यू ने उनकी बातें सुनी और उन्हें उचित पाया। वह इन मामलों में अनुभवहीन था और इस पहलू में उसे सलाह देने के लिए जिंग वेई से बेहतर कोई नहीं था। मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि क्या करना है, लेकिन आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि यह उचित है या नहीं। जिंग वेई ने कहा। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद बूढ़े आदमी जिंग। मैं इस पर विचार करूंगा, लिन म्यू ने सम्मानजनक लहजे में कहा। तभी अचानक लिन म्यू के मन में एक सवाल आया। तुमने कहा था कि तुम चले जाओगे, है ना? तो फिर दुकान और आंगन का क्या होगा? लिन म्यू ने सवाल किया। दुकान स्वयं यही होगी क्योंकि यह हमेशा से जुड़वां का हिस्सा रही है। लेकिन असंख्य आयुध छत्र निवास, ये जहां भी हम चाहें वहां जा सकता है। मैं इसे किसी भी स्थान पर लंगर डाल सकता हूं और इसमें प्रवेश कर सकूंगा। यही कारण है कि यह मेरे कबीले की बैकअप योजना थी। जिंग वेई ने कहा। ओह, मैं समझ गया। लिन म्यू ने समझ में सिर हिलाया। तब उसे एहसास हुआ कि उसे शायद जल्दी करनी चाहिए और अपने कार्यों पर वापस लौटना चाहिए। पहली चीज जो उसे करने की जरूरत थी वह ये थी कि जब वह चला जाए तो उसकी सुरक्षा के लिए भ्रामक संरचना सरणी को अपने घर में रख दे। तो फिर अलविदा। मुझे आशा है कि हम शीघ्र ही पुनः मिलेंगे और आप जो करने का लक्ष्य बना रहे हैं उसे पूरा करेंगे। लिन म्यू ने कहा। तुम भी अपना ख्याल रखना। आपके सिर पर एक बड़ा कर्तव्य है और आपको इसे पूरा करने की आवश्यकता है। सावधान रहें और दूसरों की योजनाओं को आपको नुकसान न पहुंचाने दें। मुझे उम्मीद है कि जब तक हम दोबारा मिलेंगे स्थिति शांति की होगी न कि संघर्ष की। जिंग वेई ने उत्तर दिया। इस बीच डुआनके ने जटिल भाव से लिन म्यू की ओर देखा और कुछ उलझन में पड़ गया कि क्या कहे। तो फिर अलविदा, डुआनके ने होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। यह देखकर लिन म्यू के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल उठी क्योंकि यह पहली बार था जब वह डुआनके को इस तरह देख रहा था। उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उसकी विदाई छोटी थी, लेकिन वह इससे खुश था। लिन म्यू मुड़ने ही वाला था कि जिंग वेई ने उसे रोक दिया। ओह, मैं तो लगभग भूल ही गया था, जिंग वेई ने हाथ हिलाने से पहले कहा। क्लिंक शिंग क्लिंक शिंग क्लिंक शिंग। उसके सामने जमीन पर 10 बड़े बैग दिखाई दिए और खनकने की आवाजें निकालने लगे। जैसे ही लिन म्यू ने ये सुना उसे पता चल गया कि बैग के अंदर क्या है।
बोलने से पहले उसने उनकी ओर देखा भी नहीं। क्यों? उसने पूछा। हम जहां जा रहे हैं वहां यह उतना उपयोगी नहीं होगा। इसके अलावा भले ही आपके पास एक मजबूत मालिक हो, अधिक पैसा होने से कोई नुकसान नहीं होता। यह आपके लिए काफी समय तक चलेगा। मुझे आशा है, जिंग वेई ने कहा। लिन म्यू ने अपनी आत्मा की समझ से त्वरित स्वीप किया और उन बैगों में सिक्कों की अनुमानित संख्या का अनुमान लगाने में सक्षम था। इस भारी मात्रा को देखकर उनका मन स्तब्ध रह गया, लेकिन इस बार वे इसे अच्छी तरह नियंत्रित करने में सफल रहे। लेकिन अगर आपके पास इतना सोना था तो अंगूठी की मरम्मत के लिए आपको और सोना क्यों लेना पड़ा? लिन म्यू ने अजीब महसूस करते हुए सवाल किया। ओह, वह एक अलग तरह का सोना था जिसका मैंने इस्तेमाल किया था। इन सिक्कों को बनाने में प्रयुक्त सोना सामान्य सोना ही है, लेकिन हरे सोने को परिष्कृत करने और अंगूठी को ठीक करने के लिए मैंने जिस सोने का प्रयोग किया वह एक अलग प्रकार का सोना था जिसे कच्चा सोना कहा जाता है। इसे इन सिक्कों को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिक्के की तुलना में निम्न गुणवत्ता का माना जाता है। लेकिन इसमें कुछ विशेष गुण हैं जो इस प्रकार के सोने में नहीं होते हैं और इसे और अधिक परिष्कृत करके हरा सोना बनाया जा सकता है। जिंग वेई ने उत्तर दिया। लिन म्यू ने अपना सिर हिलाया और अपनी एक और जिज्ञासा को संतुष्ट करने में अच्छा महसूस किया। फिर उसने सभी सिक्कों की थैलियों को छुआ और उन्हें अपनी अंगूठी में संग्रहित कर लिया, जिससे एक पल में 10 लाख सोने के सिक्के समृद्ध हो गए। लिन म्यू को यह भी नहीं पता था कि वह इसे कैसे खर्च करेगा और उसे लगा कि उन सभी को खत्म करने में उसे कुछ साल लगेंगे। बस उसके पास जो मौजूदा राशि थी वह मुश्किल से कम होने लगी थी। लेकिन निश्चित रूप से उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी और वे इसके साथ चले गए। आंगन से निकलकर अपने घर जाने से पहले उन्होंने जिंग वेई और डुआन के को आखिरी बार विदाई दी। क्या हम उसे फिर कभी देख पाएंगे, दादाजी? लिन म्यू के जाने के बाद डुआन के ने पूछताछ की। ओह, मेरा मानना है कि यह उससे भी अधिक होगा। उन्हें दुनिया की इच्छा से नियुक्त किया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसे कभी यह कर्तव्य दिया गया है, छिपा नहीं रहा है। मेरा मानना है कि उनका नाम जल्द ही पूरे महाद्वीप में गूंजेगा। जिंग वेई ने कहा। भले ही हम न चाहें, हम उसे देखेंगे। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि अंत में हम एक ही पक्ष में होंगे। जिंग वेई ने एक उदासी भरा लुक जोड़ा, जिसे डुआन के ने भी प्रतिध्वनित किया। तारांकन, तारांकन, तारांकन। इस बीच जुकोन फिर से रिंग में अलौकिक वेदी को देख रहा था। यह अचानक बिना कुछ किए शांत हो गया था, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। तुम घर क्यों बसा? जुकोन ने इस पर सवाल उठाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने मन ही मन सोचा और लिन म्यू की जिंग वेई और डुआन के साथ हुई बातचीत को पढ़ा तथा स्वयं ही उत्तर ढूंढ लिया। इसलिए जब उसे जरूरत होगी तभी आप उसे देंगे, जुकोन ने मन ही मन सोचा। जुकोन ने खुद से कहा, कोई बात नहीं, समय आने पर हम इसके बारे में सोचेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अध्याय 307 अपना पहला फॉर्मेशन एरे स्थापित करना। लिन म्यू को वर्तमान में एक संरचना सरणी स्थापित करने का निर्देश दिया जा रहा था और लगभग आधा काम पूरा हो चुका था। जुकोन ने उन घटकों पर एक नज़र डाली थी जो जिंग वेई ने लिन म्यू को दिए थे और उन निर्देशों पर भी जो उसे दिए गए थे। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, संरचना स्थापित करने का उनका तरीका काफी अक्षम था। जुकोन 10 अलग अलग तरीकों के बारे में सोच सकता था जिनके द्वारा वह समान घटकों के साथ एक बेहतर भ्रामक गठन सरणी स्थापित कर सकता था। और ठीक यही वह काम था जो वह अभी कर रहा था। वास्तव में जुकोन ने फॉर्मेशन एरे में कुछ और विशेषताएं जोड़ने का तरीका भी खोज लिया है जिससे इसकी प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। संरचना सरणी को बहुत सारे घटकों का उपयोग करके स्थापित किया गया था, जिसमें संरचना झंडे, तावीज, संरचना प्लेटें और संरचना पत्थर शामिल थे। ये सभी विशेष सामग्रियों से बने थे और उन पर छोटी छोटी व्यक्तिगत संरचनाएं अंकित थीं। जब इन सभी को सही कार्यप्रणाली के साथ एक निश्चित पैटर्न में उपयोग किया जाता है तो वे एक गठन सरणी को जन्म देते हैं। लिन म्यू ने अभी अभी अपने घर के प्रत्येक कोने में फॉर्मेशन झंडे लगाना समाप्त किया था और आंगन के चारों तरफ ताबीज चिपका दिए थे। फिर अंततः उन्होंने प्रांगण के बिल्कुल मध्य में एक संरचना पत्थर गाड़ दिया। पत्थर भ्रामक संरचना के मुख्य नोड के रूप में कार्य करेगा, झंडे सीमा चौकियों के रूप में कार्य करेंगे और अंत में ताबीज पूरे सरणी की सीमाओं को मजबूत करेंगे। फिर अंत में लिन म्यू के पास फॉर्मेशन प्लेट रह गई। मैं इस सीनियर के साथ क्या करूं? लिन म्यू ने पूछा। वह फॉर्मेशन प्लेट संपूर्ण भ्रामक फॉर्मेशन सरणी की कुंजी है। पूरी चीज को नियंत्रित करने के लिए आप इसी का उपयोग करेंगे, जुकोन ने उत्तर दिया। लिन म्यू ने फॉर्मेशन प्लेट को देखने और उसमें अपनी स्पिरिट क्यूई डालने से पहले समझ में सिर हिलाया।
प्लेट पूरी तरह से भरने और सक्रिय होने के लिए तैयार होने में उसे लगभग 10 मिनट लगे। यहाँ तक कि इसने उनकी तरल स्पिरिट क्यूई की एक बड़ी मात्रा भी ले ली, जिसके लिए लगभग 100 बूंदों की आवश्यकता थी। ये बहुत बड़ी राशि है जिसका उल्लेख डुआन के सीनियर ने किया था, ऐसा क्यों है? लिन म्यू ने फिर पूछा। हालांकि वह अपनी तरल स्पिरिट क्यूई की कमी से परेशान नहीं था क्योंकि वह इसे एक दिन के भीतर वापस नहीं पा सका था, फिर भी उसे थोड़ा झटका लगा क्योंकि डुआन के ने जो मात्रा बताई थी उसके बीच का अंतर तरल स्पिरिट क्यूई की मुश्किल से 10 बूंदें थी, लेकिन इसमें लगभग 100 बूंदें लगी जो 10 गुना अधिक थी। मैंने फॉर्मेशन की व्यवस्था में थोड़ा बदलाव किया है। यद्यपि इससे इसकी प्रारंभिक खपत में वृद्धि हुई है, लेकिन इससे संपूर्ण संरचना भी मजबूत होगी तथा यह अधिक शक्तिशाली बनेगी। इसके अलावा आपके पास जितनी मात्रा है उसे इंजेक्ट करने के बाद भी यह संरचना कुछ वर्षों तक अपने आप बनी रहनी चाहिए। यदि हमारे पास एक अतिरिक्त पावर इन फॉर्मेशन होता तो आपको यह चरण करने की भी आवश्यकता नहीं होती और फॉर्मेशन सरणी हमेशा के लिए सक्रिय रह सकती थी जब तक कि किसी ने उस पर हमला नहीं किया या पावर इन फॉर्मेशन के साथ कुछ नहीं हुआ। ज़ुकोंग बोला। जैसे ही ज़ुकोंग ने समझाना समाप्त किया, रून हवा में दिखाई देने लगे, जो दर्शाता है कि संरचना अब तैयार थी। ये करो, ज़ुकोंग ने आदेश दिया। लिन म्यू की आत्मिक इंद्रिय संरचना प्लेट से जुड़ी हुई थी और अब पूरा प्रांगण संरचना रूनों से ढका हुआ था। पहले तो वे एक दूसरे से भिड़ रहे थे और असंगत लग रहे थे, लेकिन फिर सीनियर ज़ुकोंग द्वारा गलतियों की ओर इशारा करने पर लिन म्यू ने उन्हें सुधार दिया। आमतौर पर लिन म्यू के लिए ऐसा करना काफी कठिन होता क्योंकि संरचनाओं के निर्माण के संबंध में उनके पास व्यावहारिक रूप से कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था। लेकिन पहले से तैयार घटकों और ज़ुकोंग के निर्देशों के साथ यह उसके लिए बहुत आसान था। लिन म्यू फॉर्मेशन प्लेट की मदद से गलतियों को सुधारने में सक्षम था क्योंकि उसने अपनी आध्यात्मिक समझ से जो भी आदेश दिया था वह किया। लगभग 30 मिनट बाद संपूर्ण संरचना स्थिर हो गई और रून लुप्त हो गए। लेकिन लिन म्यू अभी भी पूरे गठन सरणी के साथ संबंध महसूस कर सकता था और जानता था कि अगर वह चाहे तो वह अपनी इच्छानुसार पूरी चीज को सक्रिय, निष्क्रिय और यहां तक कि नष्ट भी कर सकता है। इसमें उसकी उंगलियों के एक झटके की भी जरूरत नहीं होगी और पूरी चीज फट जाएगी। लेकिन निस्संदेह ये वह चीज नहीं थी जो लिन म्यू चाहता था। ये सिर्फ वे विशेषताएं थीं जो उसके लिए उपलब्ध थीं। भ्रामक विशेषता के साथ साथ ज़ुकोंग इसमें कुछ घटकों को संशोधित करने में भी सक्षम था ताकि इसमें एक हल्का भ्रमित करने वाला गठन भी जोड़ा जा सके। अब उन सभी के संयोजन के साथ यदि कोई उस स्थान को देखे जहां आंगन स्थित था तो उन्हें केवल आसपास के अन्य घर ही दिखाई देंगे। ऐसा लग रहा था जैसे आंगन मौजूद ही नहीं था, और यदि कोई गलती से आंगन की दीवार को छू लेता है, उदाहरण के लिए, तो उन्हें नहीं लगेगा कि वहां कोई आंगन है। गठन सरणी से उनकी धारणा विकृत हो जाएगी। लेकिन निस्संदेह गठन सरणी की सीमाएं थीं, ये सर्वशक्तिमान नहीं थी। यदि सब कुछ ठीक रहा तो ये संरचना कुछ वर्षों तक या यहां तक कि कुछ दसियों वर्षों तक भी कायम रह सकती है। लेकिन यदि स्वयं को कुछ क्षति पहुंचाई गई तो संरचना सरणी का स्पिरिट क्यूई भंडारण समाप्त हो जाएगा, जिससे उसके सक्रिय रहने का समय कम हो जाएगा। एक और बात यह थी कि हालांकि यह गठन सरणी आम लोगों को प्रभावित कर सकती थी, लेकिन ये कृषकों के लिए समान नहीं थी। कृषकों के मामले में अधिक से अधिक दाव शेल क्षेत्र के नीचे के लोग इससे मूर्ख बनेंगे। दाव शेल क्षेत्र की धारणा पूरी तरह से अलग थी, जिसके कारण अधिकांश सामान्य संरचनाएं उन पर काम नहीं करती। इसमें कुछ अपवाद भी थे, जैसे कि यदि कोई प्रशिक्षण विशेषज्ञ वहां से गुजर रहा हो। यदि गठन विशेषज्ञ के पास पर्याप्त उच्च उपलब्धि होती तो वह तुरंत भ्रामक गठन का पता लगाने में सक्षम होता। उन्होंने सोचा कि क्या वे इसे हल कर पाएंगे, यह उनकी ताकत पर निर्भर था। इस पूरे कार्य को पूरा करने के बाद लिन म्यू ने राहत की सांस ली और अपने द्वारा खर्च की गई आत्मा क्यूई को फिर से भरने के लिए अपने कमरे में लौट आया। अध्याय 308 राजनीति। शिंग, चिकना, धप। एक बड़े जानवर का सिर जमीन पर लुढ़क गया और उसके दोनों ओर खून के छींटे पड़ने लगे। लिन म्यू ने अपनी उंगलियों से इशारा किया और उसकी छोटी तलवार उसकी म्यान में वापस आ गई। आह! लिन म्यू के होठों से एक आह निकली जब उसने एक और विफलता देखी। लिन म्यू द्वारा फॉर्मेशन सरणी स्थापित किए जाने और जिंग वेई और डुआन के को विदाई दिए जाने के बाद से लगभग 4 दिन बीत चुके थे। वे दोनों उसी रात शहर छोड़कर चले गए थे जब लिन म्यू उनसे मिला था। उसने उन्हें जाते हुए नहीं देखा था, लेकिन उसके पास जो संचार जेड था उसके कारण वह इसे महसूस कर सकता था। जिंग वेई ने लिन म्यू से कहा था कि जब तक वे लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी के भीतर हैं, संचार जेड काम करेगा। लेकिन कल रात अंततः इसने काम करना बंद कर दिया और इसका कनेक्शन टूट गया।
इससे ये स्पष्ट था कि वे जिस दिशा में गए थे उसके आधार पर वे बहुत पहले ही शहर या यहाँ तक कि राज्य भी छोड़ चुके थे। प्रतियोगिता का दिन करीब आ रहा था और लिन म्यू अभी भी अपने छोटे लक्ष्यों में से एक को पूरा करने में सक्षम नहीं था, जो कि एक रक्तरेखा को परिष्कृत करने का अभ्यास करना था ताकि उसे आत्मसात करने के लिए तैयार किया जा सके। उसने लगभग 70 जानवरों का शिकार किया था और अभी भी जागृत वंश वाला कोई जानवर नहीं ढूंढ पाया था। फिर भी वो पूरी तरह से निराश नहीं थे क्योंकि कल उनका एक और छोटा लक्ष्य भी पूरा हो गया था। कल वह दिन था जब जानवर के मांस से भरी बड़ी खेप लिन म्यू के लिए पहुंची थी। हे वेन ने उसे एक संदेश भेजा था और शहर के बाहर कहीं मिलने को कहा था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि शिपमेंट काफी बड़ा था और वे नहीं चाहते थे कि लोग इसके बारे में जानें और बात करें, खासकर वर्तमान राजनीतिक माहौल को देखते हुए। जब लिन म्यू ने कल हे वेन से मुलाकात की तो उन्हें वर्तमान स्थिति में उत्पन्न कुछ नई अंतर्धाराओं के बारे में भी पता चला। भाड़े के सैनिकों के संघ ने आधिकारिक तौर पर वू लिम शहर के मेयर वू शुन पर घटित घटनाओं को ठीक से न संभालने तथा उन भाड़े के सैनिकों पर झूठा आरोप लगाने का आरोप लगाया था जिन्हें उन्होंने स्वयं भर्ती किया था। महापौर ने निश्चित रूप से इस निर्देश को भाड़े के सैनिकों के संघ पर थोपने का प्रयास किया था, लेकिन भाड़े के सैनिकों के संघ के प्रमुख ने कुछ ऐसा किया जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। उसने शाही फरमान का इस्तेमाल किया जो उन्हें राज्य को दी गई सेवाओं के लिए जारी किया गया था। उस आदेश के कारण अब उन्हें श्वांगकियान साम्राज्य के राजा का समर्थन प्राप्त था और यहाँ तक कि त्रिकड़ाही पेओनी संप्रदाय भी नाजुक राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक परेशान किए बिना कुछ नहीं कर सकता था। बेशक इसका मतलब ये भी था कि शादी में जबरदस्ती देरी करनी पड़ी क्योंकि मेयर को अब श्वांगकियान साम्राज्य के शाही दरबार में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जांचकर्ताओं को वू लिम शहर भी भेजा गया और वे लोगों का दृष्टिकोण जानने के लिए चारों शहरों का चक्कर भी लगाएंगे। एक और विडंबनापूर्ण बात यह हुई कि लेफ्टिनेंट वू टेंग जिस बटालियन को अपने साथ लाए थे उसे अब राजा ने जांच में सहायता करने का आदेश दिया था। मेयर के पुत्र होने के कारण वू टेंग को किसी भी परिस्थिति में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई तथा फिलहाल पूरी बटालियन पर अधिकार करने के लिए एक अन्य अधिकारी को भेजा जाएगा। बेशक लेफ्टिनेंट वू टेंग को दंडित नहीं किया गया था, उन्हें केवल जांच पूरी होने तक खुद को संयमित रखने के लिए कहा गया था। लोगों को तो ये भी उम्मीद थी कि लेफ्टिनेंट वू टेंग क्रोधित हो जाएंगे और ये देखकर आसानी से उनकी बात नहीं मानेंगे कि उनकी शादी में देरी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि उन्होंने बहुत खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया और इसे छुट्टी के रूप में ले लिया। हे वेन ने उनके बारे में जो अंतिम रिपोर्ट सुनी थी उसमें बताया गया था कि वे वू लिम शहर के एक आनंद मंडप में अपना समय आनंदपूर्वक बिता रहे थे, जिससे उनकी मंगेतर और त्रिकड़ाही पेओनी संप्रदाय काफी नाराज हुआ था। अन्य शक्तियां इससे कुछ पहलुओं का अनुमान लगाने में सक्षम थीं और उन्हें एहसास हुआ कि मेयर और ट्राई कॉल्ड्रॉन पेओनी संप्रदायों के बीच संबंध उतने अच्छे नहीं थे जितना वह दिखा रहे थे। सच कहूं तो लिन म्यू पूरी बात सुनकर थोड़ा अभिभूत हो गया था और उसे नहीं पता था कि हे वेन उसे यह क्यों बता रहा था। लेकिन फिर सीनियर ज़ुकोंग ने उन्हें एक स्पष्ट तथ्य समझाया। उन्होंने कहा, उन्हें लगता है कि आपके पास जो पृष्ठभूमि है वह आपको ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रमाणित करती है और उन्हें लगता है कि आपको ये बताना उनकी जिम्मेदारी है। यह ऐसी चीज है जिसका अनुभव आप भविष्य में और अधिक करेंगे। जब किसी के पास शक्ति होती है तो लोग उसके पास आते हैं और उसकी थोड़ी सी स्वीकृति पाने के लिए उस पर उपकार करते हैं। ये लिन म्यू के लिए एक और अनुस्मारक था कि कैसे उसकी स्थिति बहुत बदल गई थी और वह पहले जैसा अनाथ नहीं था। वह अब एक साधक था, एक साधक जिसे संसार की इच्छा से नियुक्त किया गया था। अवचेतन सोच जिसने लिन म्यू को एक किसान की उसकी पिछली निम्न पहचान से बांध दिया था, धीरे धीरे टूट रही थी। एक और बात जो लिन म्यू ने सुनी थी वह ये थी कि भले ही शादी में कुछ समय के लिए देरी हो गई हो, लेकिन इससे जुड़े अन्य समारोह पूरी तरह से बंद नहीं हुए थे। प्रतियोगिता जैसे आयोजन अभी भी होंगे, यद्यपि थोड़े बाद में। जब लिन म्यू ने हे वेन से पूछा कि इसकी उम्मीद कब तक की जा सकती है, तो उसने उससे कहा कि उसे न्यूनतम समय अवधि के रूप में 10 दिनों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने उससे तैयार रहने को कहा क्योंकि मेयर के खिलाफ चल रही जांच के कारण प्रतियोगिता में और भी अधिक लोगों के आने की संभावना थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि निकटवर्ती पॉवर्स मेयर और उनसे संबंधित सभी लोगों की बारीकी से जांच करना चाहते थे और वैवाहिक प्रतियोगिता के दौरान उनकी जांच करने से बेहतर तरीका और क्या हो सकता था जहां वे अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। अब जो अतिरिक्त लोग आ रहे थे वे बिन बुलाए नहीं आ रहे थे, बल्कि वे शादी में शामिल न होने के अपने पिछले फैसले को बदल रहे थे। अभिजात वर्ग में राजनीति जिस तरह से काम करती थी उसके कारण मेयर वू शुन को हर उस शक्ति को निमंत्रण भेजना पड़ता था जिसके बारे में वह जानते थे, जिनमें वे शक्तियां भी शामिल थीं जिनके साथ उनके खराब संबंध थे।
भले ही सत्ताधारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया हो, फिर भी यह ठीक है। लेकिन अगर वह कभी निमंत्रण नहीं भेजता, तो वे इसे अनादर के संकेत के रूप में लेते और फिर उसके लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश करते। अभिजात वर्ग और रईसों की दुनिया ऐसी थी जिसे लिन म्यू अब स्पष्ट रूप से नापसंद करने लगा था। जिंग वेई की कहानी सुनकर उन्हें साधना संप्रदायों का पाखंड नापसंद हो गया था, और अब हेई वेन की रिपोर्ट सुनकर उन्हें नौकरशाही और तथाकथित रईसों के मुखौटे नापसंद हो गए थे। कल की घटनाओं को याद करते हुए लिन म्यू के होठों से एक और आह निकली। उसने उन पर विचार न करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से उसने जितना अधिक प्रयास किया, ऐसा करना उतना ही कठिन था। हाँ, लगता है आप दुविधा में हैं, है ना? ज़ुकोंग ने हंसते हुए कहा। मैं वास्तव में वरिष्ठ हूँ। मेरे मन में यह अजीब संघर्ष क्या है, जो साधना से भी अधिक रहस्यमय प्रतीत होता है। लिन म्यू ने उत्तर दिया, ये कि मेरा बच्चा ब्रह्मांड का एक और सत्य है। जहाँ कहीं भी संवेदनशील प्राणी होंगे, उनकी योजनाएं भी प्रकट होंगी। मेरा विश्वास करें जब मैं ये कहता हूँ, ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी, चाहे वह नश्वर हो या अमर, इससे बच नहीं पाया है और वे केवल खेल सीख सकते हैं और इसमें बेहतर हो सकते हैं। अध्याय 309 4 हुड वाले पुरुष। सीनियर ज़ुकोंग की बातें सुनने के बाद लिन म्यू ने थकान से भरी आह भरी। उन्होंने फिर से सोचा कि बेहतर होगा कि केवल हाथ में मौजूद कार्य पर ध्यान केंद्रित किया जाए और जागृत वंश वाले जानवर की तलाश जारी रखी जाए। वरिष्ठ, क्या जागृत वंश वाले जानवर को खोजने का कोई आसान तरीका है? लिन म्यू ने उत्सुकता से प्रश्न किया। बेशक है, लेकिन मुझे डर है कि उनमें से कोई भी आपके लिए उपयोग करना संभव नहीं है। ऐसे विशेष आत्मिक उपकरण हैं जो जागृत रक्त वंश वाले जानवरों की खोज में मदद कर सकते हैं, लेकिन मुझे संदेह है कि इस दुनिया में कोई भी जानता होगा कि ऐसा कुछ मौजूद है, और ऐसा होना तो दूर की बात है। ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। लिन म्यू ने समझ में सिर हिलाया और अपना शिकार जारी रखा। दिन के लिए वापस जाने का निर्णय लेने से पहले उन्होंने लगभग 2 घंटे तक शिकार किया। कम से कम अब जब वसंत आ गया है, तो सूरज इतनी जल्दी नहीं डूबता। लिन म्यू ने लौटते समय मन ही मन सोचा। उन्होंने अपनी दिनचर्या का पालन किया और बिस्तर पर लेटने और स्लीपस्केप में दिखाई देने से पहले कुछ घंटों तक अभ्यास किया। हाल ही में लिन म्यू उन रिकॉर्डों के बारे में पढ़ रहा था जो जिंग वेई ने उसे दिए थे। उन्होंने महसूस किया कि ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो वह नहीं जानते थे, और चूंकि ये चीजें इस दुनिया की मूल निवासी थीं, इसलिए सीनियर ज़ुकोंग भी इस पहलू में उनकी मदद नहीं कर सके। अभिलेखों को पढ़ने से पहले वह 1000 आयुध ब्लेड धर्मग्रंथ और फिर खोए हुए अमर की अनाम तकनीक का अभ्यास करेंगे। उन्होंने काफी कुछ सीखा था, जिसमें महाद्वीप का इतिहास, भूगोल और महाद्वीप की शक्तियां भी शामिल थीं। लिन म्यू को यह भी पता चला कि महान झोउ साम्राज्य में लगभग 25 राज्य थे और संप्रदायों की संख्या इससे भी अधिक थी। खेती करने वाले संप्रदायों की सही संख्या बताना कठिन था, क्योंकि हर कुछ वर्षों में नए संप्रदाय आते और गायब हो जाते थे। लेकिन एक चीज जो स्थिर रही वह शीर्ष 10 संप्रदाय थे। पिछले 1000 वर्षों से उनकी संख्या एक समान बनी हुई थी, और वे हमेशा एक तरह से कृषकों पर शासन करते रहे थे। लिन म्यू को अचानक चक्कर आने लगा और उसे एहसास हुआ कि अब उसे शायद सो जाना चाहिए। इस प्रकार एक और दिन शुरू हुआ और लिन म्यू शिकार करने चला गया। इस बार उसने स्थान बदल दिया और जंगल के उत्तर पूर्वी भाग की ओर चला गया, ये देखते हुए कि मध्य या उत्तर पश्चिमी भाग में उसे कोई सफलता नहीं मिल रही थी। लिन म्यू को आश्चर्य हुआ कि यदि वह जागृत वंश वाले किसी भी जानवर को नहीं ढूंढ पाया तो क्या वह ग्रेट स्लम्बर भालू के साथ पहली बार अभ्यास कर पाएगा। पलक झपकते ही 2 घंटे बीत गए, जिसके दौरान वह 3 आत्मिक जानवरों का शिकार करने में सफल रहा, लेकिन दुख की बात है कि उनमें से किसी का भी वंश जागृत नहीं था। चलते समय लिन म्यू को अचानक एहसास हुआ कि वह उस क्षेत्र में पहुंच गया है जो उस स्थान के काफी करीब था जहां उसे दोहरे चक्र वाले असेंशन फल मिले थे। उन्होंने इसकी जांच करने का निर्णय लिया और सोचा कि क्या यह विस्मयकारी संरचना अभी भी वहां है या नहीं। 5 मिनट बाद लिन म्यू उस स्थान पर पहुंचा और वहां लोगों को पाया। क्या? लिन म्यू ने जल्दी से छिपने से पहले बुदबुदाया। लिन म्यू को पता था कि भाड़े के सैनिकों ने पहले ही अपना मिशन रोक दिया था और अब वे जंगल में किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर रहे थे और शिकारी जंगल में इतनी गहराई तक आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। इससे केवल एक ही विकल्प बचा, कृषक। लेकिन कहां से? लिन म्यू ने एक पेड़ के किनारे से झांकते हुए सोचा। उस क्षेत्र में लगभग 4 लोग थे और वे सभी उस पेड़ के पास खड़े थे जिसके चारों ओर दोहरे घेरे वाली असेंशन बेल उग रही थी। उन सभी ने हुड वाले भूरे रंग के लबादे पहने हुए थे जो उनके कपड़े और चेहरे को ढक रहे थे। ऐसा लगता है कि यह विस्मयकारी संरचना अंततः समाप्त हो गई है,
अन्यथा वे इस स्थान में प्रवेश नहीं कर पाते, और ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि मैं सीधे क्षेत्र के केंद्र की ओर कैसे देख पा रहा हूं। लिन म्यू ने 4 लोगों की बात सुनने की कोशिश करते हुए आगे सोचा। लिन म्यू चारों से लगभग 40 मीटर की दूरी पर खड़ा था, लेकिन फिर भी उनकी धीमी बातचीत सुन सकता था। वरिष्ठ भाई, क्या आपको सचमुच यहाँ कुछ अच्छा महसूस हुआ? लोगों में से एक ने कहा। आवाज किसी युवक की लग रही थी। मैंने जूनियर भाई को देखा, सीनियर भाई के नाम से पुकारे गए व्यक्ति ने अपनी कलाई पर बंधी चूड़ी दिखाने से पहले कहा। लिन म्यू देख सकता था कि चूड़ी पर लगे रत्नों में से एक प्रकाश से चमक रहा था। क्या यह एक आत्मा उपकरण है? लिन वू को आश्चर्य हुआ। युवक ने चूड़ी को देखा और पाया कि वह सचमुच चमक रही थी। वरिष्ठ भाई, यह महज एक स्पिरिट क्यूई सेंसिंग चूड़ी है, वह भी निम्न श्रेणी की। क्या ये संभव नहीं है कि यह सिर्फ क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई में उतार चढ़ाव को महसूस कर रही हो? इस स्पिरिट टूल की सटीकता काफी कम है। युवक ने जवाब दिया। बेशक मैं ये जानता हूं, लेकिन क्या आप सचमुच इस अवसर को खोना चाहते हैं कि यहाँ कुछ कीमती चीज है? वरिष्ठ भाई ने बात की। बस, हमने यहाँ काफी समय बर्बाद किया है। आइए हम उस मिशन पर वापस लौटे जिसके लिए हमें नियुक्त किया गया था, एक अन्य व्यक्ति ने कर्कश आवाज में कहा। सीनियर और जूनियर भाई की दो झगड़ती जोड़ी तुरंत तनावग्रस्त हो गई और अपने होंठ ऊपर कर लिए। हमें अगले सप्ताह से पहले बहन यीजे जिन को देने के लिए एक उपयुक्त उपहार ढूंढना होगा, अन्यथा बड़े ही गैंग की नजर में हमारी छवि गिर जाएगी। आखिरी बचे व्यक्ति ने बात की। बोलते समय वह व्यक्ति थोड़ा पीछे मुड़ा, जिसके कारण लिन म्यू उसके चेहरे और यहां तक कि लबादे के नीचे रखे कपड़ों को भी देख पाया। ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति 30 वर्ष का था और उसका चेहरा साफ सुथरा था। हुड के कारण उसके बाल दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन लिन म्यू ने फिर भी उसके कपड़ों पर कुछ ऐसा देखा जिससे उसे पता चल गया कि वे कौन थे। उस आदमी के कपड़ों पर 3 कड़ाही का एक पैटर्न था, जिसके ऊपर एक पेयोनी फूल कढ़ाई किया हुआ था। त्रिकड़ाही पेयोनी संप्रदाय, उनके शिष्य यहाँ क्या कर रहे हैं? अध्याय 310 एक जागृत जानवर। हालांकि शिष्यों का अगला वाक्य सुनने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे यहाँ किस लिए आए हैं। क्या वे लेफ्टिनेंट वू टेन की शादी के लिए यहाँ हैं? तो इसका मतलब है जिस यीजे जिन के बारे में उन्होंने बात की वह मेयर के बेटे की मंगेतर है। लिन म्यू ने सोचा। लिन म्यू ने चारों शिष्यों पर करीब से नजर डालने के लिए अपनी आत्मिक इंद्रिय का उपयोग किया होगा, लेकिन वह जानता था कि चूंकि वे एक साधना संप्रदाय से थे, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे उसकी आत्मिक इंद्रिय का पता न लगा सकें। इस प्रकार फिलहाल लिन म्यू ने अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग करके देखने का फैसला किया। चूंकि लिन म्यू अपनी आत्मिक इंद्रिय का उपयोग नहीं कर सकता था, इसका अर्थ ये भी था कि वह चारों शिष्यों के साधना आधारों को बताने में सक्षम नहीं होगा, और यह भी नहीं बता सकता था कि वह उनकी आत्मिक क्यूई के निष्क्रिय उतार चढ़ाव को पहचानने में सक्षम होने के लिए बहुत दूर था। बड़े भाई, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि हमें यहाँ जंगल में उपहार क्यों ढूंढना पड़ता है। मेरा मतलब है, क्या हम कुछ संसाधनों का आदान प्रदान करके संप्रदाय से कुछ हासिल नहीं कर सकते? मेरा मानना है कि संप्रदाय में इस स्थान से बेहतर वस्तुएं होंगी। जूनियर भाई ने कहा। तुम बेवकूफ हो, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि बहन यीजे जिनको हमारे उपहारों की भी जरूरत है? एल्डर यी डेंग उनके पिता हैं, इसलिए उनमें किसी चीज की कमी नहीं है। हम यहाँ उसके लिए विवाह उपहार के रूप में कुछ अनोखा ढूंढने आए हैं। भले ही यह उतना कीमती न हो, ये ठीक रहेगा। ये वह प्रयास है जिससे हम गुजरे हैं, जिसे वह महत्व देती है। जैसा कि सबसे बड़े भाई ने समझाया, शिष्य ने फोन किया। ओह, अब मैं समझ गया, छोटे भाई ने जवाब दिया। अचानक बड़े भाई ने उन तीनों को पुकारा। देखो, किसी ने यहाँ से कुछ खोदा है। चूड़ी भी इसी जगह की ओर इशारा कर रही है, वरिष्ठ भाई ने कहा। इसके बाद वे तीनों उस गड्ढे के चारों ओर एकत्र हो गए जो उस स्थान पर खोदा गया था जहां से लिन म्यू ने उस मृत नवजात आत्मा क्षेत्र कृषक के कंकाल की खुदाई की थी। उन चारों ने इसे नहीं देखा था क्योंकि यह पेड़ के पीछे था, और यह भी नहीं बताया कि गड्ढे के ऊपर घास भी उगाई थी, जिससे ये लगभग पूरी तरह छिप गया था। हम यहाँ निश्चित रूप से कुछ दबा हुआ था। यहाँ आत्मा क्यूई में उतार चढ़ाव है, लेकिन क्या? सबसे बड़े भाई ने कहा। जूनियर एल्डर फाशियू, आप यहाँ सबसे मजबूत हैं, कृपया क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ क्या था? वरिष्ठ भाई बोले। एक बुजुर्ग, वह यहाँ तक। यह मुझे अच्छा नहीं लगता। लिन म्यू ने खुद बुदबुदाया। जिस व्यक्ति को जूनियर एल्डर कहा जाता था, उसने अपना हुड उतार दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। लिन म्यू अंततः ये देख पाया कि उस व्यक्ति के बाल गहरे भूरे रंग के थे, जिन्हें एक जूड़े में बांधा गया था, जैसा कि बहुत से किसान करते थे। उसने देखा कि उसने अपनी आंखें खोलने से पहले लगभग 30 सेकंड तक उन्हें बंद रखा।
ऐसा लगता है कि हम यहाँ कुछ अच्छा करने से चूक गए। यहाँ निश्चित रूप से कुछ स्पिरिट स्टोन दबे हुए थे और स्पिरिट क्यूई के जो हल्के निशान पीछे छोड़े गए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि वे कम से कम मध्य श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे। जूनियर एल्डर फाशियू ने बात की। आह! बड़े भाई के होठों से एक आह निकली, लेकिन उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जूनियर एल्डर, क्या आप जानते हैं कि यह कब छीन लिया गया था? शायद इसे किसी जानवर ने खोदकर उसके घोंसले में ले जाया होगा। वरिष्ठ भाई बोले, धुंधले निशानों से मैं अनुमान लगा सकता हूं कि ये कम से कम 1 महीने पहले लिए गए होंगे, हालांकि मैं यह नहीं बता सकता कि ये मानव थे या जानवर। जूनियर एल्डर फाशियू ने उत्तर दिया। तो फिर चलिए अपनी खोज जारी रखते हैं, उम्मीद है कि हमें जल्द ही कुछ अच्छा मिल जाएगा। सबसे बड़े भाई ने लिन म्यू के विपरीत दिशा में चलना शुरू करने से पहले बात की। 4 लोगों के चले जाने के बाद लिन म्यू ने क्षेत्र की त्वरित तलाशी ली तथा ये सुनिश्चित किया कि आसपास कोई न हो। फिर वह छेद के पास गया और उसे देखा। मैंने यह नहीं सोचा था कि वे उन आत्मिक पत्थरों के धुंधले निशानों को महसूस कर पाएंगे जो कभी यहाँ दफनाए गए थे। हालांकि उनके ग्रेड के बारे में उनका अनुमान गलत था। लिन म्यू बोला। जुकोंग ने कहा, यह स्पष्ट होना चाहिए, मुझे संदेह है कि ऐसे कई कृषक हैं जिन्होंने पहले भी पीक ग्रेड स्पिरिट स्टोन देखा है। लिन म्यू ने समझ में सिर हिलाया और फिर से क्षेत्र के चारों ओर देखा। वह अभी भी अपनी खोज जारी रखना चाहता था और जानता था कि यदि वह चारों शिष्यों से अलग दिशा अपना ले तो बेहतर होगा। इस प्रकार वह थोड़ा सीधे उस स्थान पर गया जहां 4 शिष्य गए थे और अपनी यात्रा जारी रखी। लिन म्यू की आत्मा पहले से ही विस्तारित थी क्योंकि वह किसी भी खतरे के लिए तैयार रहना चाहता था। 1 और घंटा बीत गया और लिन म्यू सोच रहा था कि क्या उसे आज के लिए हार मान लेनी चाहिए, लेकिन तभी उसने अचानक जंगल की गहराई से एक हल्की कराह सुनाई। ये कराह अनोखी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हंस रहा हो। लिन म्यू तुरंत ही वहां पहुंच गया और उसने अपनी आत्मिक संवेदना को उस दिशा में बढ़ाया जहां से कराह आई थी। लिन म्यू ने ये याद करने की कोशिश की कि क्या वह किसी रिकॉर्ड से ध्वनि पहचान सकता है, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रहा। इस प्रकार उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया और शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंच गया जहां से वह कर्कश कराह आई थी। वह किस तरह का जानवर है? लिन म्यू को आश्चर्य हुआ। लिन म्यू के सामने वाले जानवर का शरीर गाय का लेकिन सिर टेपिया का लग रहा था। उसके बाल भूरे नीले रंग के थे और ऐसा लग रहा था कि वह जमीन से किसी मरे हुए जानवर को खाते समय चहचहाहट जैसी आवाजें निकाल रहा था। लिन म्यू मृत जानवर को पहचान नहीं सका क्योंकि वह काफी हद तक कटा हुआ था। लिन म्यू ने अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग किया और टेपिया के सिर से गाय जैसे जानवर की जांच की। ऐसा लग रहा था कि जानवर ने उसे महसूस कर लिया है और वह तुरंत लिन म्यू की ओर मुड़ा और हवा को सूंघने लगा। अपने आत्मिक पशु के साथ उस पशु को देखने पर लिन म्यू घबरा गया और उत्साहित भी हो गया। घबराया हुआ इसलिए क्योंकि उसके सामने वाला जानवर प्रारंभिक अवस्था का कोर कंडेंसेशन जानवर था, जो उसका दूसरा था। उत्साहित इसलिए क्योंकि उस जानवर में एक असामान्य आत्मा कोर था। लगता है आप भाग्यशाली हैं। यह निश्चित रूप से एक जागृत वंश वाला जानवर है। यह एक सून चेहरे वाली गाय है जो कोर संघनन क्षेत्र में पहुंचने पर स्वाभाविक रूप से अपनी रक्त रेखाओं को जागृत कर लेती है। जुकोंग ने सूचित किया। बस दोस्तों, आज के लिए इतना है। इस नॉवल की पूरी सीरीज देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना प्यार दिखाएं। और ऐसे ही और कहानियों के लिए RR नॉवल बॉय को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।